देखिए, पिछले लेक्चर में हमने ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था वीबीटी से, कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड 3D एलिमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब बनता है तो वो डिसाइड करता है कि आपका ज्योमेट्री क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो उसी पे हम बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक दो टॉपिक और साथ में पढ़ लेते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसी के साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखिए इसका मीनिंग क्या है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझते हो, कंपाउंड दो टाइप के होते हैं कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ये आपको निकालना है। पैरामैग्नेटिक और दूसरा डायमैग्नेटिक, दूसरा डायमैग्नेटिक। तो भाई दो टाइप का होता है, एक पैरामैग्नेटिक एक डायमैग्नेटिक। तो कंपाउंड आपको ये बताना है कि पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक मतलब हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप ये देख के बताओगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। कैसे? आपको पता ही है कि पेयरिंग होगी या नहीं होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, वो सब कुछ आपको निकालना आ गया है। यदि पैरामैग्नेटिक है तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, बात करें हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बहुत दिनों से हम निकालते आए हैं, म्यू इज इक्वल टू N+2 बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन। भाई n की वैल्यू 1 होगी, ये तो बहुत ज़माने से निकालते आ रहे हैं कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और आपको डायरेक्ट आपको निकालना भी आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बाद स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो सकता, 5 हो सकता, 6 हो सकता, 7 हो सकता। 0 पे 0 रहेगा, 0 पे क्या रहेगा 0। 1 पे कितना रहेगा, आप पुट करके निकाल लेना फॉर्मूले, 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। 2 में कितना रहेगा 2.83 बोहर मैग्नेटॉन। 3 में कितना रहेगा 3.93 बोहर मैग्नेटॉन। 4 में कितना रहेगा 4.9 बोहर मैग्नेटॉन। 5 में कितना रहेगा 5.9 बोहर मैग्नेटॉन। 6 में कितना रहेगा 6.9 बोहर मैग्नेटॉन। 7 में 7.9। इससे ज़्यादा अपने को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलना मुश्किल लग रहा है अपने सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि एफ सब सेल में भी आप यूज़ करोगे तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपको बोहर मैग्नेटॉन देके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछता है, तो ये जो आपके नंबर नहीं है आगे वाला, वो नंबर चेक कर लो, वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताता है। निकल के कैसे आया है, ये कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। N+2 बोहर मैग्नेटॉन, 1 पुट कर लेना, ये आंसर आएगा, 2 पुट करोगे तो ये आंसर आएगा। समझ गए? ये है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आपको बता दें। देखिए एक सिंपल ही चीज़ इसके अंदर हम पढ़ते हैं, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो पेयरिंग करता है, और जब वो पेयरिंग करेगा तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर होंगे। तो इससे क्या होगा, उस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये जो वर्ड बार बार यूज होंगे, भाई एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा और एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और दूसरा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये जो चीज़ें हैं, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है भैया, वो आपसे पूछ रहा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। क्या पूछ रहा है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट यदि बहुत कम है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और यदि हाई है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब डाउट आ जाता है किसको हाई बोलोगे किसको लो, बाउंड्री लाइन क्या है कि उससे ऊपर का हाई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं व्हेन पेयरिंग अकर, व्हेन पेयरिंग टेक्स प्लेस, so number of unpaired electrons, so number of unpaired electron decrease, then complex is called, मतलब compound, then compound is called
then compound is called low spin complex, LSC, low spin complex। जहाँ पे पेयरिंग ना करे, लिगेंड ऐसा नहीं है कि जो आपका पेयरिंग कर रहा है, लिगेंड क्या हो, पेयरिंग ना करे। when no pairing takes place by the ligand, no pairing takes place by the ligand, जो लिगेंड उसने मान लिया पेयरिंग नहीं की, पेयरिंग नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे होंगे, तो स्पिन भी अच्छी आएगी। क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये दो टॉपिक हैं, ओ सॉरी, दो छोटे छोटे वर्ड हैं, और इनका मीनिंग क्या है, इनका मीनिंग सीधा सीधा लिगेंड की स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ होता है, पेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही है। इसी के अंदर एक और होता है, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सिंपल रखें चीज़ों को। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जिसमें हाइब्रिडाइजेशन में इनर वाला डी यूज हुआ हो, कौन सा यूज हुआ हो, इनर वाला डी। व्हेन इनर डी इज यूज्ड, इनर डी इज यूज्ड फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के लिए अंदर वाला डी यूज हुआ, उसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, व्हेन outer D is used for the hybridization, हाइब्रिडाइजेशन के लिए यदि बाहर वाला डी यूज हुआ, मतलब sp3d2 बाहर वाला डी यूज हो तो आउटर ऑर्बिटल, d2sp3 अंदर वाला यूज हुआ तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ गए। यदि पेयरिंग हुई है तो लो स्पिन, पेयरिंग नहीं हुई तो हाई स्पिन। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है, डायमैग्नेटिक है तो मैग्नेट से रिपेल हो रहा है। जैसे देखिए क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारा हमने टॉपिक पढ़ लिया है और इस पर क्वेश्चन काफ़ी कम किए हैं, तब हम इस पर करते हैं क्वेश्चन। तो फाइंड फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, इवन बेसिक नंबर, इवन बेसिक नंबर, फोर्थ प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, आउटर और इनर हाइब्रिडाइज, आउटर और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मतलब हमने इतने ही टोटल टॉपिक पढ़े, इतनी चीज़ें निकालनी हैं, 11 पार्ट करने हैं हर एक क्वेश्चन के लिए। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 11 पार्ट करने हैं। पहला जो कंपाउंड है वो मैं जो दे रहा हूँ वो है आपका NiH2O6Cl2। प्रैक्टिस करोगे, दूर से देख के बता दोगे बहुत सारी चीज़ें। तो B K4FeCN6, C IUPAC नेम भी लिखना है भाई सभी का, 12th कर लेना। IUPAC नेम भी आना चाहिए, ठीक है। थर्ड कंपाउंड जो है आपका K3FeCN6, D K2PtCl4, E K2NiCl4, F
इसी के अंदर K4 PT CN6 K2 CN6 ये इस टाइप के आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। कोई और भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन दे सकते हैं, ऐसा नहीं है यही हो। कुछ क्वेश्चन आप घर से कर लोगे, जैसे मान लिया मैं ये दे दूँ ZN CN4 2 नेगेटिव, ये है, ये आपका ZN H2O होल 4 2 पॉजिटिव। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये आपको देखने। देखिए इनमें से कुछ क्वेश्चन कुछ पार्ट में आपको करवाता हूँ और किस तरीके से आपको पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। यदि आप इतना भी प्रैक्टिस कर लोगे नहीं तो आपको अच्छा खासा चैप्टर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन से मैं चलता हूँ, NiH2O6Cl2। देखिए जो टर्म में मैंने लिखे हैं वो आपको चाहिए होंगे। यदि वो आपसे सिर्फ और सिर्फ ये भी पूछ रहे हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो भी आपको सारी पार्ट निकालने पड़ेंगे। क्यों? बिना ऑक्सीडेशन नंबर के कोई काम की चीज़ नहीं है। यदि आपको ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं आया, यहाँ से हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला निकल का +2, निकल का +2 ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। जैसे ही निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 निकला, अपने पास आ गया उसका कॉन्फ़िगरेशन। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? 4s03d8, डी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। भाई आपको 2 अंदर के इलेक्ट्रॉन चाहिए और अंदर वाले डी में है 8 इलेक्ट्रॉन, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, अब कुछ भी कर लोगे तो भी आपको एक ही इनर ऑर्बिटल मिल सकता है, डी का अंदर वाला एक ही मिल सकता है। तो एक का हम क्या करेंगे लेके, समझ रहे हो बात? तो हम आउटर लेंगे, तो आउटर ऑर्बिटल बनेगा, sp3d2 बनेगी, ऑक्टाहेड्रल बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। समझ रहे हो? चाहे लिगेंड कैसा भी हो वो है। तो एक एक करके कुछ पार्ट मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ, बाकी सारे पार्ट तुम घर से व्हाट्सएप करोगे मेरे को सभी बच्चे, ठीक है भाई? ये सारे क्वेश्चन तुम करके देखो, जहाँ पे डाउट आए मेरे को बताओ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप 100% स्कोर कर लोगे, बहुत आसानी से कर लोगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन यही आएंगे, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, खासकर इस चैप्टर में जो कि पूरा समझाने वाला चैप्टर है। देखो मैं चैप्टर ये देखते हैं, K2 जो भी कंपाउंड था मेरे को ध्यान नहीं है, मान लिया यही था, NiH2O6Cl2। यहाँ मेरे को पता चला कि Ni+2 में है और उसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d8 4s0 4p0 एंड 4d0। ये है इसका वैलेंस। डी के अंदर वैलेंस में n-1 डी भी लिया जाता है। n वाला तो आउटर मोस्ट तो होता ही है वैलेंस, डी में एक अंदर वाला भी होता है। ये है। तो भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखना चाहूँ तो ये लिखूँगा मैं ऐसा, 8 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। लो भाई, ये आपका 3d8 है, ये आपका 4s है, ये आपका 4p है और ये आपका 4d। समझे? अब H2O आया और H2O जानते हैं क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड है और इसके ऊपर आया। अब देखिए यहाँ से बहुत आराम से चीज़ देखने की, आके क्या कर सकता है? इसको पेयर करा भी लेगा तो भी कुछ नहीं हो रहा है। 2d चाहिए अपने को और अपने पास एक ही डी अवेलेबल होगा, तो क्या बनेगा? अपना आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा भाई? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन से ऑर्बिटल होंगे जो हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे? ये ऑर्बिटल होंगे जो लिगेंड लोन पे डोनेट करेगा, इनके अंदर करेगा, इन सब की एनर्जी इक्वल हो जाएगी, मतलब मिक्सिंग होगी नहीं पहले तो, हाइब्रिडाइजेशन इसी का तो नाम है। यहाँ पे डोनेट करेगा। अब देखिए ये कैसा है? ये आपका पैरामैग्नेटिक है। कैसा है? ये आपका पैरामैग्नेटिक है, ठीक है? पैरामैग्नेटिक है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। कितना स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी आप निकाल सकते हो। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 2.83 बोहर मैग्नेटॉन है। कैसा है? आउटर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है। समझ गए होगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते थे।
अब जैसे एक और क्वेश्चन इसी में आगे जो मैंने दिया उन्हीं पार्ट के अंदर मैं करवा रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। इसी में तुम देखोगे एक क्वेश्चन ये है, K3 FeCN6, K3 FeCN6, यहाँ से Fe का मैंने निकाला Fe+3 और जिसका रहेगा आर्गन, देन 3D5, 4s0, 4p0 एंड 4d0, 4s0, 4p0 एंड 4d0 ये रहेगा। अब रहेगा तो इस तरीके का चीज़ होगा, ये 3d5 आपका एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, यहाँ पे आपका 4s है, यहाँ पे आपका 4p है, यहाँ पे आपका 4d है। अब बात आएगी अंदर के 2 डी लोगे या बाहर के। 5 इलेक्ट्रॉन साइनाइड पेयर करवाने के लिए 2 ही चाहेगा, अपने को ज़्यादा को पेयर नहीं करवाना, ये इसमें ले जाए और ये इसमें ले जाए। अपने को ऐसा कोई टेंडर नहीं है कि सबको पेयर करके छोड़ेंगे, नहीं, अपने को अपनी जगह खाली हो जाए बाकी कोई मतलब नहीं है। यदि अपने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी खाली होते नहीं तो हम पेयर भी नहीं करवाते। अब मान लिया कहीं 4 इलेक्ट्रॉन हो, अब ज़बरदस्ती चारों को 2 बना के मत कर देना। 4 इलेक्ट्रॉन यदि होते, अज्यूम कर लीजिए, मान लिया ऐसा होता, सिर्फ एक को पेयर कराता फिर मैं। यदि मान लिया ऐसा केस आ जाए कल को भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ, सिर्फ आप एक को पेयर करा देना, इसको पेयर करा दोगे, 2 खाली हो गए, बात खत्म। ऐसा नहीं कि नहीं इसको इसमें ठूस देंगे, इसको इसमें ठूस देंगे, 3 खाली है, अपने को 2 चाहिए, 1 खाली छोड़ के आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। अपने को सिर्फ अपने से मतलब है कि 2 ऑर्बिटल चाहिए, ठीक। तो भाई क्या हुआ, पेयरिंग हुई होगी, ये यहाँ गया होगा, ये यहाँ गया होगा, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हुआ होगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ हो गया होगा, ये आपका 4s हुआ होगा, ये आपका 4p होगा और ये आपका 4d रहा होगा, ये। अब इसके अंदर देखिए, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया होगा, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक है। ऐसे रूल मत बना लेना इनर ऑर्बिटल आर डायमैग्नेटिक, नहीं, ज़रूरी नहीं है। देखो पैरामैग्नेटिक है, भाई पैरामैग्नेटिक का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। हो सकता है कि इनर होने के बाद भी हो जाए, आउटर भी डायमैग्नेटिक हो जाए कई बार, क्या पता फुली फील्ड हो, D10 होता सारा बाहर जाना पड़ता तो बोले। वीक फील्ड हमेशा इनर ऑर्बिटल बनाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड ये बनाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। पिछली बार आप देखोगे चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड भी हो, निकल +8 में चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड भी हो तो भी कुछ नहीं कर पाओगे आप, ये है, ठीक। अब आप इसमें देखिए ये कैसा हुआ, इनर है, इनर कैसे है, आप इसके हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 लिखोगे, कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है, क्या लिखोगे, ऑक्टाहेड्रल लिखोगे। अनपेयर्ड है मतलब पैरामैग्नेटिक लिखोगे, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोहर मैग्नेट। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए किसी भी टाइप की, समझ गए होगे। बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है। जैसे एक क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने कि K2NiCl4 सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकला कितना, +2। निकल का +2 का कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा, आर्गन 3d8, 4s0, 4p0, 4d0, ये आपका 3d8। अब देखें इसके अंदर, अब आपका निकल लिगेंड आया, 4 है, 4 में आपको एक ही डी चाहिए, कोशिश कौन क्या करेगा, DsP2 बनने की कोशिश करेगा। हर लिगेंड चाहेगा न्यूक्लियस के पास जाए, क्यों वो ये 4 यूज़ करें, वो अंदर वाला यूज करने की कोशिश करेगा।
वो आया और उसने आके पूछा क्या एक डी खाली हो सकता है? हाँ हो सकता है, दम होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड होना चाहिए, भाई इतनी ताकत होनी चाहिए, नहीं इसको पेयर करवा दे। कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड, फिर कुछ नहीं आया, वीक फील्ड लिगेंड कुछ नहीं कर सकता, कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। कैसा बना? sp3। क्या आया? टेट्राहेड्रल आया। क्या इजोमेट्री? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, समझ गए? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री sp3। कैसा है? पैरामैग्नेटिक, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 बोहर मैग्नेटॉन। कैसा हुआ? आउटर ऑर्बिटल, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर तो निकल गया है ये। अब इसी के अंदर सेम इसी में मान लिया क्वेश्चन आया, तो हमने ये तो देख लिया, इसी में जैसे कि K2 PtCl4, जानते हो कि प्लेटिनम के निकल के नीचे होता है, ठीक है, निकल के नीचे जो कि 5D होता है, जैसे 4D है, प्लेटिनियम होता है 4D में और उसमें प्लेटिनम होता है, ठीक है। इसका कितना होता है? इसका आपका 78 होता है, यहाँ भी ये +2 में है, 78 है, तो भाई आपका प्लेटिनम +2 है। 78 के लिए आप क्या लिखोगे? 78 का नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो जिनोन आएगा, जिनोन, ठीक है। और ये आपके 6th पीरियड में है, तो फिर क्या रहा होगा? 6s0 रहा होगा। 5D 8 आया होगा, 5D 8 एंड 4F 40, इसका 54 था नहीं, 54, तो ये आपका 78 था। 78 में से 2 गए 76, तो ये आप ऐड करके देख लीजिए, 76 हो गया। आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 6x 6s 6p 6d, ठीक है, ऐसा है। तो मान लिया आपके पास एक तो 5D है, 5D नहीं D8 है, सॉरी 5D8 है, तो ये पेयरिंग है, ठीक है। ये आपके पास 6s है, ये आपके पास 6p है, ये आपके पास 6d है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन मान लिया एग्जैक्ट सही नहीं लिखा तो भी फर्क नहीं पड़ता अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो कोई बोले सर इसमें एक्सेप्शन भी तो हो सकता है, अरे वो D एंड F ब्लॉक हम पढ़ेंगे, वहाँ सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या जो मेन चीज़ है, भाई क्लोरीन आया, बोला कि एक D अंदर वाला चाहिए, क्यों? 4 है तो DsP2 बनाने की कोशिश करेगा। गया क्या? एक अवेलेबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्लोरीन वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड? अरे वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का कॉन्सेप्ट 3D के लिए लगता है, तो एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्यों करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड? बिकॉज प्लेटिनम इज 5D एलिमेंट। सब कुछ जो प्रॉब्लम स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड वो 3D में लगती है, नहीं तो हर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और 3D में भी कहाँ लगती है आपको याद ही होगा। तो अब की बार क्या करेगा? ये इसका यहाँ पेयर करवा देगा और ये ऑर्बिटल यूज़ करेगा, क्या बनेगा? DsP2 बनेगा, दैट इज स्क्वायर प्लेन। देख लीजिए डिफरेंस बिल्कुल सेम है, ये आपका पैरामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक, ये टेट्राहेड्रल, ये आपका स्क्वायर प्लेन। समझ लो डिफरेंस, देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जा रहा है। क्यों आ गया डिफरेंस? क्योंकि भाई ये इसके साथ हर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड। और आप ये भी ध्यान रखना, चाहे प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, दोनों में ये डायमैग्नेटिक मिलेगा और इनर ऑर्बिटल मिलेगा, या तो DsP2 या D2sp3, हमेशा गारंटी है। क्योंकि दुनिया का कोई भी लिगेंड इसके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करेगा। जैसे जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, इनके लिए D10 होता है। आप दुनिया का चाहे वीक फील्ड लिगेंड लेके आ जाना और चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? आउटर ऑर्बिटल, क्योंकि D10 है। तो ये चीज़ें आप करते जाओगे तो आपको समझ में आती रहेगी। लिख लें, चाहे प्लेटिनम विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑलवेज फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स विद हाइब्रिडाइजेशन DsP2 एंड D2sp3 विद स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रिस्पेक्टिवली।
जिंक कैडमियम एंड नेक्स्ट लाइन, जिंक कैडमियम एंड मर्करी ऑलवेज फॉर्म आउटर हाइब्रिडाइज कॉम्प्लेक्स बिकॉज दे हैव D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी और दूर से आप क्वेश्चन को देख के कर लोगे। ये था। बाकी के जितने भी पार्ट बचे हैं क्वेश्चन के, हर क्वेश्चन आपको ट्राई करना, हर बच्चे को। आप नोट्स भी पढ़ लोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, आपका क्वेश्चन IIT में बाहर से नहीं आएगा। बस बाकी जो हो आपके कॉन्फिडेंस के लिए आपको वर्कशीट दी जाती है कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़े। इस क्वेश्चन इसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। मान लिया ये आ जाए कोबाल्ट, कोबाल्ट जैसे कोबाल्ट का एक कंपाउंड है, इसके बारे में हम देखते हैं। कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड में फ़र्क तो समझते होगे नहीं। जब ये दोनों इक्वल लिख दिए जाएं, कार्बन मोनोऑक्साइड है और C बड़ा ये छोटा, कोबाल्ट। 9th में होता था नहीं सिंबल, एलिमेंट का सिंबल पहला लेटर कैपिटल, बाकी के सारे स्मॉल होते हैं। ये कोबाल्ट है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। कोबाल्ट है, ठीक है। कोबाल्ट में मान लिया ये आ गया C2O4 ऑक्जिलेट, ठीक है, ऑक्जिलेट, और यहाँ पे आ गया 3 नेगेटिव। बोलेगा बताइए वही सारी चीज़ें, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह क्या चीज़ है, देखते हैं। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। ऑक्जिलेट आयन पे कितना होता है? -2 होता है, -2 होता है। तो -6 हो गया, यहाँ से आया आपका +3। कोबाल्ट +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे आप? यहाँ तो एक तो आर्गन लिख दोगे 4s0, ठीक है, 3d6, 4s0, 4p0, 4d0। कोई किसी का मन करे सर ये लिखना ज़रूरी नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ना लिखो आप, यहाँ तक का लिख दो, लेकिन वो समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये D6 ये आ गया, 4s0, 4p6, 4p0 एंड 5d, ये था। अब बात ये आती है कितने अंदर के D चाहिएंगे? 2 चाहिएंगे। D2sp3 होना चाहेगा। क्या 2 अवेलेबल है? हाँ, हो सकते हैं। 4 अनपेयर्ड है, 4 को 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। D6 को D6 है, इसको मैं 3 और बेटर मिला। बात है स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड, मैंने बताया था एक्सेप्शनल है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आता भी है। C2O4 2 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। फिर बच्चे के मन में आता सर यहाँ तो डोनर एटम तो ऑक्सीजन था। डोनर एटम क्या है? डोनर एटम तो ऑक्सीजन है, फिर कैसे कर दिया? कोई बात नहीं, फिर भी 1-2 तो एक्सेप्शन आपको याद रखना ही है। ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो C2O4 2 नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसने इसको इसमें जंप करा दिया, इसमें इसको जंप करा दिया, इसको इसमें जंप करा दिया, ठीक है। ये यहाँ पेयर हो जाएगा और ये दोनों यहाँ पेयर हो जाएगा, 2 खाली हो गए। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? D2sp3 विद डायामैग्नेटिक। बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप समझते ही हो, लिख लो। ये इसी तरीके से मान लिया कोबाल्ट का ही आ जाए, कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव। तुम खुद निकाल के देखोगे, निकाल के देखना, sp3d2 आएगा, पैरामैग्नेटिक विद मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आप लिख दोगे, कितना आएगा, ठीक। ये हो सकता है। अब हम इसी में बात करते हैं कुछ स्पेशल केस के बारे में। कुछ स्पेशल केस देखिए क्या चीज़ है स्पेशल केस। स्पेशल केस ऑफ D7 with strong field ligand in coordination number 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो और D7 हो और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। जैसे मान लिया ये आपका आ जाए COCN6, ठीक है, और चार्ज आ जाए यहाँ पे इसका -4 चार्ज आ जाए, -4। यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, कोबाल्ट का +2 आ गया, +2 आया तो कोबाल्ट +2 का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? आर्गन होगा 4s0, 3d7,
7, ठीक है, 4p एंड 4d00, D7 कॉन्फ़िगरेशन है, मान लीजिए आ जाएगा D7 कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका D7 कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, 3D7 है, ये आपका 4s है, ये आपका 4p है और ये आपका 4d है। अब Cn आया और Cn क्या एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब Cn आया और उसने आते ही देखा, क्या 2 खाली करवा सकते हो? D2 चाहिए उसको, तो D2 sp3 बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो खाली नहीं करवा सकते, बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। यहाँ जाएगा, बात आई क्या इसको ऑक्सीडाइज कर दें, इसको इतना रिपेल कर दूँ कि ये जंप करके यहाँ आ जाए, सबसे बाहर वाले में आ जाए, स्पेशल केस है। तो क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कर दिया और यहाँ आ गया। तो एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन D2 sp3, लेकिन पैरामैग्नेटिक है ये। अब भी पैरामैग्नेटिक कैसे है, ये इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड ही रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ D में पहुँच गया और हाइब्रिडाइजेशन ये आ जाएगी आपकी। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पेयर हो गया, ये और ये आ गया, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन D2 sp3 विद पैरामैग्नेट। तो ये बात, इसको बोलते हैं इंटरनल एक्साइटेशन। इंटरनल एक्साइटेशन क्या कब कब हो सकती है, ऐसा नहीं कहीं भी आप करवा दें। D7 में होगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में D7 के साथ होगी, एक सिंगल चॉइस। यहाँ पे आता प्रॉब्लम, क्यों 8 होता तो आप कुछ भी कर लेते, 2 एक्साइटेशन नहीं हो सकते, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो सकता है, 2 का नहीं होगा। ऐसा नहीं D8 हो उसमें से सर 2 निकाल के यहाँ फेंक दो, 6 को पेयर कर दो, नहीं। D6 हो तो ज़रूरत ही नहीं है, D6 तो 3 में आ जाएगा, 2 डिब्बे खाली रह जाएंगे। इसके बावजूद एक और भी थ्योरी आई कि कोबाल्ट का ये इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर चला गया, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो एटम से भी बाहर निकल सकता, कभी ना कभी तो निकल ही आएगा। समझे बात को, कि कोबाल्ट का ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, इसको हीट करो तो ऐसा हो सकता है ये एटम से ही बाहर आ जाए, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, कोबाल्ट +2 से किस में कन्वर्ट हो जाए, कोबाल्ट +3 में। और बाद में देखते भी हम कोबाल्ट का +2 भी होता है और +3 भी होता है। तो इसका मतलब ये थ्योरी सही है कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन क्या है, हम करा सकते हैं। इसी पे बात आई, बच्चों को डाउट आता सर फिर तो कुछ न कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 4 हो और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, और उसके अलावा D9 का कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि CuNH3 4 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव जो है, आर्गन 4s0 3d9 4s 3d9 4d। कितना चाहिए, हर कोई अंदर जाना चाहेगा तो बोले एक ही डी चाहिए, तो इसको भी करा दो जंप यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ जंप करा देते हैं। और क्या कर देंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे DsP2 और इसको हम बोल देंगे स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर बोल देंगे और पैरामैग्नेटिक बोल देंगे। आज तक IIT में या किसी भी एग्ज़ाम में आता है तो बोला जाता है पैरामैग्नेटिक है या नहीं, बिल्कुल है भाई, कोई डाउट नहीं, पैरामैग्नेटिक ये होगा। यहाँ पे लग स्क्वायर प्लेनर, बिल्कुल स्क्वायर प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन DsP2, हाँ, लेकिन कभी ना कभी यदि इसको ये पूछना चाहिए कौन सा डी है, एक्चुअल में इसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 नहीं होती, sp2d होती है, sp2d होती है। अब तक किसी ने देखी नहीं होगी ऐसी हाइब्रिडाइजेशन, पहली बार ऐसा होता है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन ऐसी है, sp2। क्यों? अब आते हैं बिल्कुल रियल चीज़ पे। हमारे पास ज्योमेट्री निकालने के तरीके हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के तरीके नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन कोई एक्सपेरिमेंटल चीज़ नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन आर हाइपोथेटिकल प्रोसेस एंड ज्योमेट्री
बॉन्ड एंगल निकालने के अपने पास टेक्निक होती है, क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे डिफ्रैक्शन, बहुत सारे, जो एंगल बता देगा कि अमोनिया ने जो बॉन्ड बनाए हुए हैं वो आया 90 डिग्री, उससे पता चला ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, ये है प्रैक्टिकल चीज़। तो हम पढ़ते उल्टा हैं, देखा भी होगा तुमने, हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं उससे ज्योमेट्री बताते हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है, हम एंगल देखते हैं, वहाँ से ज्योमेट्री पता चलती है, उससे हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो हम तो थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, थ्योरी में तो थ्योरेटिकल ही पढ़ते हैं। तो अपने को इसका याद रखना है कि ये स्क्वायर प्लेनर है, बिल्कुल सही है। अब स्क्वायर प्लेनर है तो बच्चे ये पढ़ते भी हैं कि ऐसा एक्साइटेशन हुआ होगा और ये सब कुछ सही है, लेकिन इसमें एक्चुअल में 4s 4p एंड 4d होता है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये एक्साइटेशन नहीं हो पाता है। भाई अपने को ज्योमेट्री देखी 90 डिग्री, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन तो फिट करनी है फिर अपने को, तो एक्चुअल में इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2d है। फिर बात आती है सर इसको एक्साइट क्यों नहीं किया, जब D7 को कर लिया था तो D9 को भी कर लेना चाहिए। D9 को भी हाइब्रिडाइजेशन करने की हमने कोशिश की थी, D9 को भी हाइब्रिडाइजेशन में इसको एक्साइट करने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, न्यूक्लियस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे गया तो ये फिर बाहर भी निकलेगा, बाहर भी निकलेगा। यहाँ कॉपर +2 में है तो इसका मतलब कॉपर कभी ना कभी +3 में भी जाएगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना तो ईजी है नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कभी ना कभी ऐसा भी होगा कि कॉपर +3 में मिल जाए, लेकिन आज तक कॉपर +3 में नहीं मिलता, मतलब ये इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर नहीं होता, सबसे बाहर नहीं होता तो ये यहाँ होता है। फिर एंगल 90 कैसे आए, हमने हाइब्रिडाइजेशन को फिट बैठाया इसमें sp2d। किसी का मन करे सर कल को ऑक्सीडेशन नंबर +3 प्रूव हो जाए, कॉपर की +3 भी दिखा, कल को हो जाए, जब हो जाएगी नहीं तो हम इसको एक्साइटेशन भी बोल देंगे। अब तक प्रूव नहीं हुई तो अब तक हम बोलते हैं इसमें एक्साइटेशन नहीं होता। D7 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 विद स्ट्रॉन्ग फील्ड में होता है, D9 में हम बोलते हैं नहीं होता है, ऐसा बोला जाता है। और रीज़न आपको समझ में भी आ गया, ह्यूजन कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, कि सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना पड़ेगा, तो उसका मतलब वो ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल होनी चाहिए। भाई कॉपर का +3 भी होनी चाहिए, कोबाल्ट में तो +3 थी, भाई बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को एक बार निकाल दो, ऐसा मान लेना आप, यहाँ इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलेगा तो उसका मतलब वो ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी। यदि ऐसा है तो कर दीजिए आप, लेकिन ऐसा तो नहीं पता हमें, कॉपर का कभी +3 नहीं देखा किसी ने, तो इसलिए ऐसा नहीं हुआ। तो एक्चुअल में जो होता है वो ज्योमेट्री होती है, बॉन्ड एंगल होते हैं, वो तो हम थ्योरेटिकली निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री से हाइब्रिडाइजेशन प्रैक्टिकल निकाले जाते हैं। और मैं एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, एक्चुअल में ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का लिगेंड मैंने इस थ्योरी में पढ़ा है नहीं, एक्चुअल में VBT ने वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं बोला था, उनको खुद को नहीं पता था स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड। ये तो एक आगे की थ्योरी है CFT, उसका यूज मैंने इसमें कर दिया आसान बनाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा IIT में तो आपको करना तो पड़ेगा नहीं। तो फिर बात आती है साइंटिस्ट कैसे करते थे जब उनको स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड नहीं पता था, CFT आने में जो टाइम लगा होगा, मान लिया CFT 20 साल तक नहीं आई हो, तो साइंटिस्ट कैसे करते थे? साइंटिस्ट क्या करते थे, मैग्नेटिक मोमेंट चेक करते थे। उसका क्या चेक करते थे? मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट से ये पता चलता था कि जो ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है। तो लिखें, वीक कॉन्सेप्ट ऑफ वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड is given by CFT, so hybridization and geometry according to VBT is determined with the help of magnetic moment in the ancient time। पुराने ज़माने में मैग्नेटिक मोमेंट को देख के निकाला जाता था। कि मैग्नेटिक मोमेंट को देख के कैसे निकालते थे बताएं भाई? मैग्नेटिक मोमेंट को निकाले कैसे पता चला? देखो ऐसे पता चला, ये मान लिया मेरे पास कोबाल्ट है, इसमें C2O4 3 नेगेटिव ये है, एक कंपाउंड मेरे पास COF6 3 नेगेटिव, दोनों में कोबाल्ट +3 में है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखा 0 और इसका मैग्नेटिक मोमेंट मैंने निकाल के देखा कितने में है, यहाँ पे आप देखोगे D6 है, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के देखा 4.9 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? अब तो चलो अपने को पता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और ये वीक फील्ड है, तुम देखोगे भाई इसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं है, इसका एक भी नहीं, मतलब इसमें पेयरिंग होगी तो अंदर के ऑर्बिटल आए होंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 रही होगी और इसकी sp3 D2 रही होगी। ऐसे किया जाता था, समझ रहे हो? तो सॉलिड कंपाउंड होते हैं, सॉलिड स्टेट में
कैसे डिटरमाइन होती थी हाइब्रिडाइजेशन पुराने ज़माने में, जब तक स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, तो ऐसे डिटरमाइन होती थी। समझ गए? तो ये था आपका वीबीटी। इसमें हम कुछ एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट और देखेंगे, कुछ एक्सेप्शन इसमें होंगे, वो आपके पेपर में आएंगे, नहीं तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एक्सेप्शन आ जाएगा। एक एक्सेप्शन चलो मैं करा भी देता हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, एक ही एक्सेप्शन है, ठीक है। जैसे मान लिया K4 नहीं K2 NiF6, यहाँ से निकाल के देखते हैं तो निकल +4 में है, निकल +4 में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3s और 4s 0 3d क्या हो जाएगा 3d6, और ये देखा गया ये D2sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है डायमैग्नेटिक। भाई ये तो वीक फील्ड था, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग का काम करने लग गया। क्यों? चार्ज बहुत ज़्यादा आ गया। चार्ज इतना ज़्यादा चार्ज क्रिएट होगा तो सारा लिगेंड अंदर की तरफ जाएगा। बाकी एक्चुअल एक्सप्लेनेशन इसका मैं CFT से दूंगा तुम्हें। किससे दूंगा मैं? CFT से। तब तक आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो एक्चुअल में अपने पास क्या होती हैं? एक्चुअल में अपने पास ज्योमेट्री होती हैं। वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का कॉन्सेप्ट इस थ्योरी का था ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सिखाया गया है, और आप इसी से सोल्व करोगे। आप नहीं, पूरी दुनिया इसी से सोल्व करती है। CFT को इसमें VBT में घुसा के आंसर निकालते हैं, ठीक है। अब हम बात करें इसकी लिमिटेशन क्या है। ये थ्योरी आ गई। पहली बात तो इसने स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बारे में कुछ नहीं बोला। बच्चे को डाउट है सर बोला तो था, नहीं हमने बोला है, इसने नहीं बोला, हमने बोला था। वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में कुछ नहीं बता पाए। दूसरा कलर, कोई कंपाउंड कलर क्यों दिखा रहा है इसको नहीं पता चल पाया, बिल्कुल भी इसको कलर के बारे में आइडिया नहीं था। आप NCERT से इसकी लिमिटेशन देख लेंगे, 4-5 लिमिटेशन हैं, ठीक। इसने बिल्कुल भी आइडिया नहीं दिया कलर के बारे में, ठीक है। तो ये थ्योरी ये चीज़ें नहीं बता पाई। तो फिर आगे साइंटिस्ट में मेरा दिमाग ख़राब हुआ कि कुछ और चीज़ें, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, वहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया नहीं था इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल का। वो तो अपने को फील्ड का पता है, कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड और कौन वीक फील्ड है, उनको नहीं पता था। क्योंकि हम तो ये पढ़ रहे हैं, मैंने जैसे CFT पहले पढ़ रखी है और मैं CFT को जानबूझ के इसके अंदर लगा रहा हूँ। क्यों? क्वेश्चन को सोल्व करना अपने को, तो इसलिए। उसके बाद एक नई थ्योरी आई, दैट आर CFT, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, क्रिस्टल फील्ड